प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा, प्रवक्ता बिहारी लाल इंटर कॉलेज दनकौर। आज आप लोगों को मैं व्यापारिक संगठन के साझेदारी के बारे में बताऊंगा। साझेदारी की परिभाषा, लाभ, दोष तथा साझेदारी के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले आप अध्ययन कर चुके होंगे। साझेदारी का अर्थ, साझेदारी क्या होता है? साझेदारी का मतलब साझा, पाती, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कुछ कार्य करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। उसमें लाभ कमाना होता है, व्यवसाय करना होता है, उस लाभ को आपस में बांटना होता है। इस प्रकार के काम को हम साझेदारी संगठन कहते हैं। जो व्यवसाय का यह स्वरूप है, व्यवसाय के जो स्वरूप है आपका एकांकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी और सहकारी समितियां, उसमें साझेदारी दूसरा है। इस प्रारूप के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय के करते हैं और अपनी योग्यता अनुसार उसमें प्रबंध, संचालन, पूंजी आदि का योगदान करते हैं और उसी के आधार पर जो लाभ होता है एक अनुपात में बांटने का कार्य करते हैं। इस प्रकार यह साझेदारी हमारा है। साझेदारी को समझने के लिए उसके परिभाषाओं को हमें समझना होगा। साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की परिभाषा कुछ तो वैधानिक परिभाषा है जो अधिनियम के अंतर्गत दी गई है और कुछ विद्वानों ने दिया गया है। विद्वानों में प्रबंध शास्त्री L.H. हैने ने जो परिभाषा दी है वो परिभाषा है, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक समझौता के रूप में परिभाषित किया जाता। पहला पॉइंट आया, उन व्यक्तियों के मध्य, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं एक समझौता के रूप में, अर्थात समझौता होता है, आपस में कोई अनुबंध होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी में अनुबंध करते हैं जिन्हें निजी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को मिलकर चलाने का अनुबंध किया। जो अपने लाभ के लिए आपस में मिलकर व्यवसाय चलाने का अनुबंध करते हैं या एक समझौता करते हैं। तो यह परिभाषा जो है हैने ने दिया था कि हैने के अनुसार कुछ व्यक्ति मिलकर यह समझौता करते हैं कि एक व्यवसाय चलाया जाएगा और उस व्यवसाय का जो लाभ होगा उसे आपस में बांट दिया जाएगा। फिर इस परिभाषा को वैधानिक रूप में दिया गया है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार ये कहा गया है, साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय को, लाभ को आपस में बांटने का ठहराव किया हो जिसे वे सब अथवा उन सब की ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई एक व्यक्ति चलाता हो। अर्थात इस परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य, यानी कुछ व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक समझौता या अनुबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का अनुबंध करते हैं जिसे वे सभी चलाते हैं या उन सब की ओर से कोई एक व्यक्ति चलाता है। इस प्रकार यह साझेदारी अधिनियम भारत में ये पूरी परिभाषा एक कंप्लीट परिभाषा है। इसमें पूरी एक एक बातें आती हैं। इसको लक्षण के माध्यम से पूरा समझाया जाएगा। उपयुक्त परिभाषा, जो साझेदारी का इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर जो हमने वो किया है, वो उपयुक्त परिभाषा क्या है? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों, अर्थात दो या दो से, अकेले में साझेदारी नहीं हो सकती है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है, अर्थात इसे जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। एक ऐच्छिक संघ है जिसके सदस्य किसी विशेष व्यवसाय को करने एवं उसके लाभ हानि को आपस में बांटने का अनुबंध करते हैं। अर्थात इस प्रकार जो ऊपर से आ रहे हैं कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर एक निजी ऐच्छिक संबंध होता है, अर्थात मिलकर एक ऐसा संबंध स्थापित करते हैं जो किसी व्यवसाय को आपस में चलाने के लिए तथा उसके लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए समझौता करते हैं। व्यवसाय का प्रबंध, संचालन सभी सदस्यों द्वारा या उनकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इस समझौते के अंतर्गत निश्चित होता है कि जो व्यवसाय का संचालन है वो सभी साझेदार आपस में मिलकर करेंगे या उनमें से कोई एक व्यक्ति करेगा। यह बातें जो है समझौते में निहित होती है। साझेदारी के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर हम साझेदारी के लक्षण को
निकालेंगे कि कौन कौन सी विशेषता या लक्षण है, साझेदारी में किन किन बातों का समावेश होता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। नंबर 1, व्यक्तियों, जैसा कि लिखा गया था, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य, अर्थात कुल मिलाकर साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। मगर अधिक से अधिक कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। न्यूनतम 2 व्यक्ति होने चाहिए, अर्थात व्यक्तियों शब्द है 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, परंतु अधिकतम कितने व्यक्ति हैं इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। परंतु भारतीय कंपनी अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया था कि अगर एक साधारण कंपनी अधिनियम 1956 में बताया गया, यदि एक साधारण साझेदारी है तो उसमें अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 20 तथा बैंकिंग व्यवसाय कर रहा है तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 10 होनी चाहिए। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 जो 2013 इसमें आया, उसमें संशोधन किया गया 2013 में, और इसमें कहा गया है कि एक कंपनी साझेदारी में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 होगी। यानी यहाँ पर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 हो जाती है। 50 से अधिक व्यक्ति यदि है तो साझेदारी अवैध होगी। साझेदारों के बीच अनुबंध का होना, अर्थात साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। अगर कोई भी साझेदारी, उनके बीच आपस में कोई समझौता नहीं है तो साझेदारी नहीं कहा जाएगा। जैसे एक पिता है, उसके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र अगर उसके व्यवसाय में उसके पिता की मृत्यु के बाद उन चारों पुत्रों का बराबर का हिस्सा होता है, अतः उसे साझेदारी की संख्या में नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ होता है। वह उनका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रूल के तहत आता है, हिंदू अविभाजित परिवार के अंतर्गत आता है, अतः वहाँ पर उनके बीच कोई समझौता नहीं माना जाता है। वैध व्यापार का होना, साझेदारी के लिए वैध व्यापार का होना आवश्यक होता है। अर्थात कोई भी साझेदारी जब तक उनके बीच में कोई वैध व्यापार नहीं है, आपसी समझौता नहीं है, अर्थात समझौते के बाद अगर बिजनेस वैध नहीं हो रहा है तो साझेदारी नहीं कही जाएगी। सबसे पहले तो व्यापार का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी व्यापार वैधानिक होना चाहिए। उसमें लाइसेंस वगैरह पूरा वैधानिक होना चाहिए। किसी प्रकार का स्मगलिंग वगैरह मिलके साझेदारी नहीं हो। जैसे मान लीजिए 4 हमारे मित्र हैं, 4 मित्र भाई मिले, कैसे बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, क्या चल रहा है, हम लोग रात को चोरी करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, तो ये साझेदारी नहीं होगी, क्योंकि उनका कोई व्यापार नहीं है और व्यापार वैध नहीं है। स्मगलिंग का किया हुआ माल अगर बिजनेस करके आपस में बांटते हैं तो साझेदारी की श्रेणी में नहीं आता है। तो व्यवसाय का होना चाहिए, और वो व्यवसाय भी क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। अगला, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। साझेदारी में जो व्यवसाय होगा उस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह लाभ कमाना होना चाहिए। कोई भी बिजनेस लाभ के उद्देश्य से ही स्थापित किया जाता है। अगर उसमें लाभ की संभावनाएं कम हो तो उसे बंद कर दिया जाता है। इसलिए जो भी साझेदारी होती है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। लाभ को, व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटना, लाभ कमाने के साथ साथ जो भी लाभ है उनके समझौते के अनुसार उस लाभ को आपस में बांटना भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साझेदार हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक रात में बिजनेस चला रहा है, एक दिन में, रात में जितना बिक्री हुई 1 लेके चल दिया, सुबह जो बिक्री हुई 1 लेके चल दिया, तो यह साझेदारी नहीं की जाएगी। वो दोनों मिलाकर उसमें पूरे जो है लागत घटाकर जो लाभ होता है उस लाभ को उनके एक समझौते के अनुसार जो निश्चित अनुपात है उस अनुपात में आपस में बांटा जाता है, वह साझेदारी है। व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा अथवा किसी की सहमति के से एक के द्वारा, साझेदारी व्यवसाय का एक मुख्य उद्देश्य होता है या मुख्य विशेषता होती है। जो व्यवसाय का संचालन किया जाता है, व्यवसाय का देख रेख किया जाता है, या तो वे सभी साझेदार मिलके करते हैं या उन सब की ओर से कोई एक साझेदार उसका संचालन करता है और बाद में अपने पूरे हिसाब किताब उसके सामने प्रकट करके और जो लाभ आता है उसे आपस में बांट दिया जाता है। तो व्यवसाय का संचालन या तो भी सभी मिलके करते हैं या उनके तरफ से कोई एक व्यक्ति करता है। यह चीज़ें उनके आपस के समझौते द्वारा निहित होता है।
असीमित दायित्व। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व जो होता है असीमित होता है। असीमित दायित्व का मतलब होता है दायित्व का निर्धारण किसी सीमा तक निश्चित नहीं होता है। अर्थात कुल मिलाकर जब भी हम दायित्व का निर्धारण करते हैं तो अगर हमने 10 लाख रुपये व्यापार में लगाया है, अगर घाटा हो गया और 10 लाख से अधिक का घाटा हो गया तो उसकी पूर्ति जो साझेदार सक्षम है या सभी साझेदार अपने घरेलू संपत्ति से पूर्ति करेंगे। और जिस अनुपात में हैं उस अनुपात में इनका दायित्व असीमित होता है, किसी सीमा तक निश्चित नहीं होता है। जबकि कंपनी व्यवसाय में उनके खरीदे गए अंशों तक उनका दायित्व सीमित होता है। पारस्परिक एजेंसी। पारस्परिक एजेंसी से मतलब होता है फर्म एक एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं तथा फर्म के जो साझेदार होते हैं वे साझेदार आपस में एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात कुल मिलाकर वह पूरी तरह से एजेंट की तरह काम करते हैं और एक दूसरे के कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो प्रत्येक साझेदार आपस में एक दूसरे के प्रधान और एजेंट के रूप में संबंध रखते हैं। फर्म का निश्चित नाम होना। साझेदारी में फर्म का एक निश्चित नाम होता है, अर्थात जिस नाम से वो व्यवसाय करता है उसे फर्म के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक साझेदारी का एक फर्म होता है। इस फर्म के नाम के निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, अर्थात जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित होता है ऐसे नाम, या पहले से जो साझेदारी फर्म रजिस्टर्ड होती है ऐसे नाम नहीं रखे जाते हैं। उस प्रकार जो फर्म का एक नाम होता है उस नाम से साझेदारी फर्म का व्यवसाय चलाया जाता है। हित के हस्तांतरण पर रोक। अर्थात साझेदारी में यह निश्चित होता है, एक अनुबंध होता है कि वह अपने हितों का हस्तांतरण न करें। हित का हस्तांतरण अर्थात दूसरे साझेदारों को करने से पहले समस्त साझेदारों की, सभी साझेदारों की सहमति लेने की आवश्यकता होती है। अर्थात कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि वो सभी साझेदारों को विश्वास में ले। अत्यंत सद्विश्वास का प्रसंविदा। अर्थात साझेदारी के बीच जो अनुबंध या प्रसंविदा होती है वह विश्वास के साथ होती है और उनके बीच में आपसी विश्वास बना रहता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी होती है तो साझेदारी का गठन समाप्त अवैध माना जाता है। तो साझेदारी के लिए जो प्रसंविदा होती है उसमें विश्वास निहित होना अति आवश्यक है। अभी आपने साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी के विशेषता पढ़ा। अब साझेदारी के गुण। साझेदारी क्या होता है, उसमें क्या क्या लाभ है, साझेदारी होने से क्या क्या लाभ है, साझेदारी व्यापार क्यों अपनाया जाता है, तो लाभ होने के कारण अपनाया जाता है, उसकी लोकप्रियता के क्या कारण है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि साझेदारी के जो लाभ हैं वो निम्नलिखित हैं। निर्माण में सुगमता एवं सुविधा। साझेदारी का निर्माण अत्यंत आसान होता है, सुगम होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसका पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है, इसकी इच्छा पर निर्भर, साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः कम कागजी कार्रवाई के आधार पर आपसी मौखिक कोई जरूरी नहीं लिखित ही समझौता हो, मौखिक समझौते के आधार पर साझेदारी का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका निर्माण आसानी से हो जाता है। इसके निर्माण में बहुत ही सुगमता एवं सुविधा रहती है। रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं। साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार जो कागजी या कानूनी दांवपेच होता है उससे बचा जा सकता है। परंतु भविष्य में जो किसी प्रकार की कठिनाई से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेना आवश्यक हो जाता है, परंतु अनिवार्य इसके लिए नहीं है। साझेदार चाहे तो रजिस्ट्रेशन कराएं, न चाहे तो न कराएं। अधिक पूंजी की उपलब्धता। जहां एकांकी व्यापार में एक व्यक्ति व्यापार करता है तो उसके पूंजी की मात्रा सीमित होती है, अर्थात वो अधिक मात्रा में पूंजी का निर्माण नहीं कर पाता है, इकट्ठा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में साझेदारी व्यवसाय में अधिक पूंजी उपलब्ध हो जाती है और वह इकट्ठा कई पूंजी कर देता है, कई लोगों की पूंजी इकट्ठा करके एक बड़े व्यवसाय के लिए संचालन कर सकता है। अतः साझेदारी व्यवसाय में अधिक पूंजी उपलब्ध होने के कारण एक बड़े व्यवसाय का लाभ लिया जा सकता है। उधार शर्तों पर साख की सुविधा। चूँकि
इसमें कई साझेदार होते हैं। कुछ साझेदार बड़े क्रेडिट वाले होते हैं, कुछ पूंजी वाले होते हैं, कुछ व्यवसाय संचालन वाले होते हैं, इसलिए उनको आसानी से ऋण मिलने में सुविधा होती है। तो उधार शर्तों के आधार पर साख की सुविधा होती है और इस साख को बढ़ा सकते हैं, साख को अधिक मात्रा में उपलब्ध करा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का संगम। साझेदारी में विभिन्न प्रकार की क्षमता, जैसे आपके सामने एक पूंजी वाला आ जाता है, एक व्यवसाय में कुशल होता है, उसके पास पूंजी नहीं होती है, कोई व्यवसाय का संचालन करता है, कोई टाइम दे पाता है, कोई टाइम नहीं दे पाता है। तो विभिन्न प्रकार के लोगों का आपस में संगम होता है और जिसके संगम के कारण जो है व्यवसाय अधिक लाभ कमाने लगता है। तो इस प्रकार साझेदारी में विभिन्न प्रकार के क्षमताओं वाले लोगों का एक साथ मिलन हो जाता है और सबका लाभ लिया जा सकता है। साझेदारों की संख्या में सरलता से घटबढ़, अर्थात इसमें कोई रूल बहुत बड़ा फास्ट नहीं है कि 2 ही होंगे या अधिकतम 50 ही होंगे। आवश्यकता अनुसार कुछ भी 2, 3, 4, 5 जितने भी सुविधा अनुसार हम चाहें जितने भी साझेदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा हमें बाउंडेशन नहीं होता है, तो इनकी संख्या को घटाना बढ़ाना बहुत ही आसान होता है। प्रत्येक कार्य पर पर्याप्त विचार विमर्श होना। एकांकी व्यवसाय में जहाँ अकेला व्यक्ति ही पूंजी को उपलब्ध कराता है, व्यवसाय का संचालन करता है, व्यवसाय में विभिन्न चीज़ों पर निर्णय लेता है, तो हो सकता है कभी कभार लिया गया निर्णय उनका गलत साबित हो सकता है। परंतु साझेदारी व्यवसाय में कई साझेदार होते हैं, तो कोई भी निर्णय बड़ा सोच समझ के लिया जाता है, अर्थात आपस में विचार विमर्श किया जाता है। पर्याप्त विचार विमर्श करने के बाद हम निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार लिया गया निर्णय कभी हानि नहीं देता बल्कि लाभ ही देता है। तो उस लाभ का हम विभिन्न प्रकार के लोगों के, जो अनुभवी लोग हैं, उनके विचार का हम लाभ लेकर इसमें जो है उपयोग करते हैं। साझेदारों का असीमित दायित्व। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व होने के कारण उन्हें आसानी से ऋण या साख उपलब्ध हो जाती है। वह अधिक से अधिक पूंजी की व्यवस्था करते हैं और आराम से उन्हें अधिक लाभ होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। सट्टेबाजी की आशंका नहीं। चूँकि साझेदारों में विभिन्न प्रकार के लोग पूंजी लगाते हैं, तो किसी प्रकार के आपसी कंपटीशन से भूलकर साझेदारी में किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी की आशंका नहीं रहती है और वो सट्टेबाजी से दूर रहते हैं। इस प्रकार की सट्टेबाजी से वह बचे रहते हैं। तो यह विभिन्न प्रकार के उन्हें साझेदारी से लाभ होता है। कार्य संचालन में लोच। साझेदारी का कार्य संचालन चूँकि या तो सभी मिलकर करते हैं या उन सब की ओर से कोई एक व्यक्ति करता है, तो इनके संचालन में लोच रहता है। अर्थात आवश्यकता अनुसार जैसी सुविधा होती है, उस सुविधा के अनुसार ये कार्य संचालन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। लोकतंत्रीय प्रबंध का संगठन। साझेदारी में लोकतंत्रीय प्रबंध की व्यवस्था होती है, अर्थात इसमें जो संगठन होता है वो विभिन्न क्षेत्रों से बुलाए गए लोगों को मिलाया गया होता है, अर्थात जो जिस योग्य होता है उसके आधार पर उन्हें कार्य का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार उनके सभी की योग्यताओं का लाभ लिया जा सकता है। अल्पमत को वैधानिक संरक्षण। साझेदारी में कोई भी कार्य पूर्ण सहमति से होता है। अल्पमत को कभी दबाया नहीं जाता है, अर्थात जो भी काम होता है वो सभी पूरी की पूरी तरह से सबका मत लिया जाता है। अगर एक भी व्यक्ति किसी काम को मना कर देता है तो उस कार्य को नहीं किया जाता है। तो साझेदारी में प्रत्येक साझेदार के हितों का ध्यान रखा जाता है। परस्पर सहयोग में वृद्धि। जो पारस्परिक होते हैं उनके आपसी सहयोग से बिजनेस चलता है, अर्थात उनमें सहयोग से उनमें वृद्धि होती है, अर्थात उनको ध्यान दिया। अधिक जोखिम वाले कार्यों के लिए उपयुक्त। जहाँ अधिक रिस्क या जोखिम का कार्य होता है उसके लिए साझेदारी उपयुक्त होती है, क्योंकि एक व्यक्ति हानि को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे में कई लोग होते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, अर्थात जोखिम थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसे आसानी से सहन कर लेते हैं। तो साझेदारी में अधिक जोखिम वाले कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। विशेषज्ञ साझेदारों की देखरेख। यदि कोई अनुभवी साझेदार मिल जाता है, अनुभवी बिजनेसमैन मिल जाता है हमारी साझेदारी में,
तो उसके अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है और उसकी देख रेख में व्यापार का संचालन होता है, जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। संतुलित निर्णय, इसमें कई लोगों के विचार विमर्श के कारण निर्णय लिया जाता है, तो जो भी निर्णय लिया जाता है वह संतुलित होता है और संतुलित निर्णय का लाभ हम आसानी से ले सकते हैं। गोपनीयता, गोपनीयता का अर्थ होता है कि किसी भी बात को गोपनीयता, व्यापार में गोपनीयता बहुत ही जरूरी होती है। जो भी निर्णय लिया जाता है वो गोपनीय होना चाहिए। तो साझेदारी में जो निर्णय लिया जाता है वह कहीं पब्लिश नहीं होता है। जब पब्लिश नहीं होता है तो उसे कई लोगों को जानकारी नहीं रहती। जो 2, 4, 5 साझेदार होते हैं आपस में, उन्हीं के बीच वह निर्णय रह जाता है। तो इस प्रकार उनके द्वारा लिया गया निर्णय काफ़ी गोपनीय होता है। साझेदारी के दोष या हानि, जो साझेदारी के दोष या हानि हमारी हैं, तो साझेदारी के जो कमियां हैं, जैसे प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लाभ है तो हानि भी होगी, अर्थात हेड है तो टेल होगा। उसी प्रकार साझेदारी के लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं। वो हानियां निम्नलिखित हैं। पहली है दैनिक कार्यों में देरी। चूँकि इसमें कई साझेदार होते हैं तो कोई भी निर्णय सबकी सहमति से होता है, अर्थात सबके सहमति से लिया गया निर्णय, अर्थात सहमति लेने में समय लग सकता है। तो उसमें जो है सहमति से किया गया कार्य में देरी हो जाती है। अस्तित्व का अनिश्चित होना, चूँकि जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं, तो यहाँ पर 2, 4, 5 साझेदार होते हैं तो कभी कभी उनके विचार नहीं मिलते हैं, तो उनके विघटन की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। अतः साझेदारी संगठन का अस्तित्व अनिश्चित होता है। कभी भी 2, 4 साझेदार आपस में टकरा गए तो फिर जो है वह तुरंत उसके समापन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। मतभेदों की अधिक संभावना, क्योंकि साझेदारी में कई तरह के लोग होते हैं, किसी की पूंजी अधिक होती है, कोई व्यापार में टाइम देता है, हो सकता है उनके विचार आपस में न मिलें, तो मतभेद होने की संभावनाएं अपेक्षाकृत एकांकी व्यापार की बहुत ज़्यादा होती है। असीमित उत्तरदायित्व का कुप्रभाव, असीमित उत्तरदायित्व से आशय ऐसे दायित्व से होता है कि उसकी जो है पूंजी से अधिक का दायित्व हो जाए, तो ऐसे में कभी कभी कुछ साझेदार जो हैं दिवालिया हो जाते हैं। उसका प्रभाव जो बचा हुआ साझेदार होता है उस पर होता है, अर्थात असीमित उत्तरदायित्व का प्रभाव कुछ साझेदारों पर बुरा पड़ सकता है। हितों के हस्तांतरण संभव नहीं, अर्थात अन्य साझेदारों की अनुमति के बिना कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। ऐसे में उसकी पूंजी बधी रहती है, जबकि कंपनी व्यवसाय में जब चाहे अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, तो वहाँ पर साझेदारी कंपनी की तुलना में बेकार मानी जाती है। अर्थात कहने का मतलब है वहाँ कोई भी साझेदार अपने हितों का हस्तांतरण नहीं कर पाता है। व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा कम होना, क्योंकि होता क्या है, साझेदारी में जो भी लाभ होता है उसमें सभी का हिस्सा होता है। तो कभी कभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये काम करने से जो लाभ होगा उसमें कई हिस्से रहेंगे, तो काम न भी करो, नुकसान होगा 1 रुपये में, हमारा तो थोड़ा सा होगा, तो ऐसा सोच के नुकसान करा देते हैं। तो ऐसे में वहाँ हानि की सामना करनी पड़ती है, क्योंकि जब जहाँ विचारों में मतभेद होता है तो वहाँ पर व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा कम होने के कारण अधिक से अधिक जो हानि की संभावनाएं बन जाती हैं। जनता का कम विश्वास, क्योंकि साझेदारी होने के कारण जो लोन वगैरह होता है, साख वगैरह होता है, तो कई लोगों बंटने के कारण अगर एक भी साझेदार उसमें खराब होता है तो जनता का विश्वास उसमें से गिर जाता है और जनता उस साझेदारी पर कम विश्वास करती है। पारस्परिक एजेंसी के सिद्धांतों से हानि की आशंका, जो आपस में एजेंसी का सिद्धांत है उससे भी हानि की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जो किया जाता है वह एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होता है। एक व्यक्ति अगर कार्य करता है उससे घाटा होता है, उसकी पूर्ति सभी को करना पड़ता है, तो इससे पूरे साझेदारी को नुकसान होता है। फर्म के समापन का भी उत्तरदायित्व, अगर फर्म का समापन होता है, इसकी सूचना न दी गई हो तो उसके बाद भी कोई उत्तर तीसरे पक्ष के लिए सभी लोग उत्तरदायी होते हैं। तो इसकी सूचना अगर नहीं दिया जाता है या कोई साझेदार उसके बाद भी कहीं से कुछ उधारी वगैरह लेता है तो सभी लोगों को भरना पड़ता है। सीमित पूंजी, चूँकि साझेदारों में संख्या 50 तक सीमित है, अतः यह कंपनी की अपेक्षा बहुत अधिक पूंजी इकट्ठा नहीं कर सकती है। इसकी पूंजी की मात्रा कंपनी से काफ़ी कम होती है। प्रबंध व संचालन में शिथिलता,
क्योंकि साझेदारी में जो व्यवसाय करते हैं उसमें प्रबंध और संचालन में, क्योंकि हायर नहीं करते हैं योग्यता वाले लोगों को, तो प्रबंध और संचालन में शिथिलता का सामना करना पड़ता है। निर्णय लेने में देरी, कोई भी काम इनका जो होता है आपस में कई लोग मिल के लेते हैं, इसलिए इनके जो निर्णय लेने होते हैं देरी के होते हैं। व्यवसायिक योजनाओं के लिए उपयुक्त, जो बड़े बड़े व्यवसायिक योजनाएं हैं उनके लिए अनुपयुक्त होता है, अर्थात तो उसके लिए कंपनी की सहारा लेना पड़ता है। ये साझेदारी व्यवसाय उपयुक्त नहीं होता। साझेदारी के प्रकार एवं भेद, साझेदारी कितने प्रकार के होते हैं? तो साझेदारी हमारे हिसाब से 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ऐच्छिक साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें कुछ समय के लिए आपस में इकट्ठा होकर बनाया जाता है और जब इच्छा हुआ तब बंद कर दिया जाता है, ऐसे साझेदारी को ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। विशिष्ट साझेदारी, जिस साझेदारी में किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है और वह कार्य पूरा हो जाता है तो साझेदारी स्वयं समाप्त हो जाती है, ऐसे साझेदारी को विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। नियत अवधि की साझेदारी, एक निश्चित समय के लिए जो साझेदारी बनाई जाती है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, ऐसे साझेदारी को नियत समय की साझेदारी बनाई कहते हैं। और जब समय समाप्त हो जाता है तो अपने आप ये साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। अनिश्चितकालीन साझेदारी, यह साझेदारी इसमें कोई निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित काल के लिए होता है, अर्थात यह कई सालों तक चलती रहती है। ऐसे साझेदारी को अनिश्चितकालीन साझेदारी के नाम से जाना जाता है। सामान्य साझेदारी, वह साझेदारी जिसमें सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, उसे हम सामान्य साझेदारी कहते हैं। भारत में इसी प्रकार की साझेदारी का प्रयोग किया जाता है। सीमित साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें कुछ साझेदार सामान्य असीमित दायित्व वाले होते हैं तथा कुछ साझेदार सीमित दायित्व वाले होते हैं। तो इस प्रकार के साझेदारी को सीमित साझेदारी कहते हैं, जिसमें 2 प्रकार के साझेदार होते हैं, एक या एक से अधिक सीमित दायित्व वाला और एक या एक से अधिक असीमित दायित्व वाले साझेदारी होते हैं। भारत में इसका प्रयोग कम होता है, परंतु विदेशों में इसकी संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। सीमित और सामान्य साझेदारी में अंतर। नंबर 1, दायित्व। सीमित साझेदारी में कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित तथा कुछ का असीमित होता है, जबकि सामान्य में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। व्यापार में संचालन में भाग लेने का दायित्व, सीमित साझेदार में असीमित दायित्व वाला ही साझेदार व्यापार में भाग ले सकता है, सीमित वाला नहीं, जबकि सामान्य साझेदारी में सभी साझेदार व्यापार के संचालन में भाग ले सकते हैं। फर्म का प्रतिनिधित्व, सीमित दायित्व वाले में केवल असीमित दायित्व वाला ही फर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सामान्य साझेदारी में सभी साझेदार जो है फर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। फर्म का पंजीयन, सीमित दायित्व साझेदारी में फर्म का पंजीयन अनिवार्य है, जबकि सामान्य साझेदारी में फर्म का पंजीयन ऐच्छिक या आवश्यक है। पूंजी का विनियोग, इसमें सभी सीमित साझेदारी में सीमित साझेदार अधिक मात्रा में पूंजी प्रयोग लगाते हैं, सामान्य कम मात्रा में, जबकि इसमें सभी अपने इच्छा अनुसार पूंजी लगाते हैं। जोखिम की मात्रा, सीमित साझेदारी में सीमित साझेदारों की जोखिम कम होता है, लगाए हुए पूंजी तक होता है, जबकि असीमित पूरी असीमित जोखिम रखता है। सामान्य साझेदारों में सभी लोगों की जोखिम बराबर होती है। वैधानिक विनियमन, सीमित साझेदारी में भारत के लिए अलग से कोई अधिनियम नहीं है, जबकि सामान्य साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा साझेदारी से आप क्या समझते हैं, साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं हैं, साझेदारी के क्या गुण हैं, साझेदारी के कौन कौन से दोष हैं, तथा साझेदारी कितने प्रकार की होती है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगला पार्ट अगले क्लास में। धन्यवाद आप सभी लोगों को।